हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं दोनों ही चैनल्स पर, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है ये, और इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। जो ई नोट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के साथ आते हैं, जो आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवा देते हैं। लेकिन अभी आपको मिलेंगे कैसे? ई बुक्स और ई नोट्स दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जैसे ही इन लिंक्स पर आप क्लिक करोगे, इन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि ये आप इनको कैसे पा सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये अच्छे से क्लियर है आपको। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं वो हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है, इस पोएम के अंदर रेन ने अपने आप को क्या कहा है? पोएम ऑफ अर्थ, यानी मैं इस धरती की कविता हूँ, पूरी स्टोरी हूँ। बेसिकली ये जो पूरा प्लैनेट है, ये जो अर्थ है, उसकी कविता हूँ मैं। ये कहकर अपने आप खुद की आइडेंटिटी जो है रेन बताती है। अब ये जस्टिफाई करना है कि ये रेन ने अपने आप को जस्टिफाई कैसे किया है, यानी पोएम ऑफ द अर्थ, ये जो उसने अपने आप को, एक देखा जाए तो अपने आप की आइडेंटिटी जो दी है कि मैं धरती की कविता हूँ, ये कितना उचित है, कितना सही है, करेक्ट है, तो किस तरीके से उसको प्रमाणित करती है वो, आइए देखते हैं। The poem that the poet creates has the duty of delivering its audience joy, happiness and life, which is why the rain refers to itself as the poem of the earth. इसका मतलब है कि पोएट ने एक जो पोम क्रिएट करी है, मतलब ये जो पोम बनाई है, उसका मेन क्या मकसद क्या है कि एक तरीके से वो ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट्स। एक पोम के ऑडियंस होते हैं उसके या तो लिसनर्स या रीडर्स। तो इस केस में रीडर्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ी है इस पोम को। तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हो, हम लोगों को जॉय, हैप्पीनेस एंड लाइफ, इसके बारे में बेसिकली बताना। हैप्पीनेस जो होती है, खुशहाली जो होती है, इसके बारे में ये बताने का काम करती है ये पोम। ठीक है, कि जब हम इस पोम को पढ़ें तो दुखी ना हो, खुश हो, हैप्पी फील करें। Which is why the rain refers to itself as a poem of earth. तो बेसिकली ये पोम किसके बारे में है? देखा जाए तो रेन के बारे में है और पोम है, तो हो गया ना, इट्स अ पोएम ऑफ अर्थ। और ये रेन कहाँ गिरती है? अपने ओरिजिन पे। रेन कहाँ गिरती है? ओरिजिन पे। और ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है अर्थ। तो हो गई ना, रेन क्या हो गई? पोएम ऑफ अर्थ। अल्टीमेटली यही हुआ। इज इट? समझ में आया अच्छे से? तो इस तरीके से एक मीनिंग बताने की कोशिश की है आपको विटमैन ने, कि किस तरीके से जो रेन ने अपने आप को जो पोएम ऑफ अर्थ कहा है वो क्यों कहा है, राइट। सिमिलर टू हाउ म्यूजिक और रिदम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रेन फॉल्स ऑन अर्थ, बिकॉज ऑफ दिस रेन रिफर्स टू इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ अर्थ। मतलब जब भी रेन जो है, जिस तरह से म्यूज़िक या रिदम होता है, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रेन फॉल्स ऑन अर्थ, यानी ये म्यूज़िक वो वाला म्यूज़िक के बारे में बात नहीं हो रही जो पोएम के अंदर आखिर में जाके जो सॉन्ग होता है, जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, वो सॉन्ग, उसको म्यूज़िक यहाँ नहीं कहा जा रहा है। ये म्यूज़िक तो वो म्यूज़िक है जो तब प्रोड्यूस होता है, तब उत्पन्न होता है जब जो बारिश है वो गिरती है। ठीक है, ज़मीन पे जब गिरती है तब जो आवाज़ या तब जो साउंड आता है, उसे क्या कहा जाता है? वो म्यूज़िक है। राइट स्टूडेंट्स, ये अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ पर ये म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है। ये रिदम एक बनती है जब बारिश गिरती है, और इसी की वजह से रेन ने खुद को कहा है पोएम ऑफ अर्थ। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है? इसके अलावा इन केस ये शॉर्ट आंसर टाइप में ना आके यही सेम क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो आप और भी इसके बारे में लिख सकते हैं। पोएम की ये जो रेन है,
इस पोम में रेन ने जो अपनी जर्नी एक बताई है, जो वाटर साइकिल बताई है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आएगा, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के तौर पर नहीं। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में इस क्वेश्चन में आप हमेशा यही आंसर लिखोगे, राइट। ये पोएम ऑफ अर्थ कैसे हुई है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, सब अच्छे से समझ में आया। ये पोएम ऑफ रेन क्यों नहीं है, पोएम ऑफ रेन भी कह सकती थी, लेकिन रेन अपने आप को क्या बोल रही है, पोएम ऑफ अर्थ, क्योंकि बेसिकली वो अपने ओरिजिन पर हर जगह जाके ओरिजिन पे जब लौट कर आती है, दैट इज़ वाई शी इज़ अ पोएम ऑफ अर्थ। होपफुली स्टूडेंट्स ये अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन, यानी जो वाटर साइकिल होती है कैसे होती है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन। ये जो वाटर साइकिल है ये लगातार चलती रहती है। किस तरीके से लगातार चलती है, हाउ कम इट इज़ नेवर एंडिंग, कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है नेवर एंडिंग के लिए आपके इस पोम में, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जिसका कभी कोई अंत ना हो, जो अनंत चलती रहती है, अनंत काल तक चलती रहे, राइट। तो जो आंसर है इसका, on earth water rises invisibly in the form of vapor from land and sea masses. It rises, becomes the shape of a cloud, transforms and then descends on earth in the form of rain to wash away the dust particles, land and sea. Rainfall on earth causes rivers to carry water back to oceans and seas. इसका क्या मतलब है कि सबसे मतलब अगेन इसकी जो स्टेजेस हैं वो बताई गई है कैसे, कि सबसे पहले क्या होता है, वाटर राइजेस इनविजिबली इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एक तरीके से भाप के तौर पे या वेपर के तौर पे, इवापोरेट होता है ना, तो वेपर के तौर पे वो इट राइजेस अपवर्ड्स, यानी ऊपरी दिशा में जाती है, आसमान में चली जाती है। आफ्टर दैट और कहाँ से उठती है, लैंड एंड सी मासेस। क्या शब्द इस्तेमाल किया है सी के लिए, एक्चुअल में कौन सा सी होता है, बॉटमलेस सी, ठीक है। तो ये बॉटमलेस सी, इट राइजेस बिकम्स द शेप ऑफ अ क्लाउड, यानी सबसे पहले इट राइजेस माने इवापोरेशन, बिकम्स द शेप ऑफ क्लाउड, क्लाउड बन जाता है, क्लाउड बन जाता है मतलब कॉन्डेंसेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्स एंड देन डिसेंड्स, यानी यहाँ पर वाटर रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है, एंड देन डिसेंड्स ऑन अर्थ। डिसेंड्स ऑन अर्थ जो है, डिसेंड्स ऑन अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिसेंड्स ऑन अर्थ का मतलब हुआ बारिश। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये यहाँ पर जो रूप बदल गया है, द चेंज ऑफ फॉर्म। यहाँ पर जब कॉन्डेंसेशन हुआ तो पहले वेपर, पानी पहले वेपर बना, वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बने और फिर बारिश हो गई। तो पानी का ये जो रूप है बार बार चेंज हो रहा है ना, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। और फाइनली क्या हुआ, बारिश हो गई। डिसेंड्स ऑन अर्थ का मतलब है प्रेसिपिटेशन, बारिश हो गई। और बारिश क्या, इन द फॉर्म ऑफ रेन टू वॉश अवे द डस्ट पार्टिकल्स, लैंड एंड सी, यानी चाहे ज़मीन हो, धरती हो, चाहे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन कर देती है, साफ़ कर देती है। रेनफॉल ऑन अर्थ कॉजेज रिवर्स टू कैरी वाटर बैक टू ओशंस एंड सीज। यहाँ पर बारिश की वजह से ही फिर से नदियों में, झरनों में पानी आ जाता है और वापस यही नदियाँ जो हैं धीरे धीरे सागर में मिल जाती हैं। सुना है ना ये कि ये नदियों का पानी ही तो सागर में मिलता है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी कैसे आएगा, तो वहाँ पर वो पानी आता है, वही नदियाँ सागर में जाके मिल जाती हैं, समंदर में या ओशियंस में जाकर मिल जाती हैं और वो पानी फिर से इवापोरेट होता है। तो इसलिए ये जो साइकिल है वो हमेशा लगातार चलती रहती है। पहले इवापोरेशन होता है, फिर यहाँ बादल बन जाते हैं, फिर वापस गिरता है तो वापस ये जो है रेनफॉल हो जाती है और आफ्टर दैट फिर से नदियों झरनों में पानी आता है और फिर वापस इवापोरेशन हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? दिस वन वॉज वेरी इजी एंड दैट इज़ वाई ये कभी भी साइकिल जो है स्टॉप नहीं होती। क्लियर? आई होप दिस वन इज़ क्लियर, दिस वॉज वेरी इजी। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why does the rain call itself impalpable? Impalpable का मतलब रेन ने खुद को impalpable क्यों कहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि impalpable का मतलब क्या होता है वैसे? इसका मतलब होता है जिसे देखा छुआ ना जा सके, which
थ्रू टच और विजन, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू टच और विजन, मतलब जिसे छुआ ना जा सके या जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ इम्पाल्पेबल। तो रेन ने अपने आप को क्यों इम्पाल्पेबल कहा है? अब जब बारिश होती है तब तो हमारे ऊपर गिरती है तो हमें फील तो हो ही जाती है ना कि हाँ बारिश गिर रही है, देन स्टिल हाउ कम इट इज़ इम्पाल्पेबल? Water cannot be seen with naked eyes or felt with it is in the form of a mist. क्या हम मिस्ट को या ओस जो होती है उसको देख सकते हैं, या जो नमी एक होती है, ठीक है, जो पानी होता है बेटा वो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर मतलब जो महक होती है, पानी का कोई रूप नहीं होता, शेपलेस होता है। जहाँ आप ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगा, आप थर्मस में भरोगे, आप मटके में डालोगे, समंदर में डालोगे, जहाँ जैसा करोगे उस तरीके का रूप वो ले लेता है, ठीक है। द वेपर असेंड्स टू द स्काई, असेंड्स मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन, बढ़ता हुआ या यहाँ पर ऊपर उठता हुआ। वेपर क्या आपको नज़र आता है? जी नहीं, वेपर नज़र नहीं आता है, मिस्ट नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर रेन प्रोड्यूसिंग क्लाउड्स, तो यहाँ पर ये जो क्लाउड्स जो है, वी आर कॉन्शियस ऑफ द प्रोसेस बट वी आर अनेबल टू सी इट। तो यहाँ पर जो इवापोरेशन हो रहा है, कॉन्डेंसेशन हो रहा है एंड देन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, क्या हमें इस प्रोसेस के बारे में मालूम है? येस, वी आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस, येस। बट क्या हम इस प्रोसेस को विटनेस कर पाते हैं, देख पाते हैं? नो, वी कैन नॉट सी दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। ये जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है उसे ना ही देखा जा सकता है ना ही उसे छुआ जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई रेन इज़ कॉलिंग इटसेल्फ इम्पाल्पेबल, राइट। वी आर कॉन्शियस ऑफ द प्रोसेस, हमें प्रोसेस के बारे में मालूम है, बट वी आर अनेबल टू सी इट। बिकॉज ऑफ दिस द रेन हैज़ द राइट टू कॉल इटसेल्फ इम्पाल्पेबल, क्योंकि यहाँ पर भी ये वेपर बन जाती है, कंडेंस होती है, एंड आफ्टर दैट रेन प्रोड्यूस होती है, यानी जो बादलों के थ्रू ही तो बारिश होती है ना, ये तो कहते हैं बादल बरस रहे हैं, तो यही बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस है, वी आर नॉट एबल टू सी इट, वी आर नॉट एबल टू, हम बारिश को ऐसा छू सकते हैं बट उस पूरे प्रोसेस को नहीं। दूसरा, रेन जो है अपने आप में ट्रू या एकदम करेक्ट फॉर्म नहीं है। एक्चुअल में ये पानी जो है सागर से या समंदर, ओशंस जो है, वहाँ से उठकर पानी के बारिश के रूप में ये पानी हमें मिल रहा है। सो अगेन इट इज़ नॉट द वाटर जो कि हमें डायरेक्ट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये रूपांतरण होने के बाद वो पानी हमें मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है स्टूडेंट्स कि ये हम जो रेन अगर अपने आप को इम्पाल्पेबल कह रही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे नदियों झरनों का पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, ये सब एक दूसरे में मिल चुका है। नदियाँ कहेंगी कि हमारे अंदर बारिश का पानी है, और बारिश कहेंगे कि मेरे अंदर नदियों का पानी है, समंदर का पानी है। तो इन शॉर्ट सारा पानी एक दूसरे में मिल चुका है, किसी का भी कोई ट्रू फॉर्म नहीं है। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है The poem The Voice of the Rain gives a hidden message that rain is essential for this earth. Write an article describing the importance of rain. अब यहाँ पर एक आर्टिकल, एक ऐसे भी कह सकते हैं, एक आर्टिकल आपको लिखना है कि रेन जो है वो ज़रूरी क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है उसका। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पोम के अंदर जब रेन अपने बारे में बता रही है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता रही है, तो वो जिस भी तरीके से जो कुछ बताती है तो ये आता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अगर बारिश ना बरसे तो जो ज़मीन है वो सूखी पड़ जाए, जो पेड़ पौधे हैं वो गंदे हो जाए, कभी साफ़ सुथरे ना हो, कभी सफाई अपने आप में कभी ना हो। इसके अलावा जो बीज हैं वो बीज बनकर ही रह जाएं और सूख के मर जाएं, कभी भी अंकुरित नहीं होंगे, कभी भी वो पौधे या बाद में पेड़ नहीं बनेंगे, फूल नहीं खिलेंगे, फसलें नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पोम में बताई गई हैं कि रेन क्या क्या है। तो ये जो तरीके से बता रही थी, तो यानी रेन अपनी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस ही बता रही है, या यूँ कहूँ कि वॉल्टर विटमैन ने इस पोम के थ्रू रेन की इम्पोर्टेंस बताई है कि हमारे लिए ये जो रेन वाटर होता है कितना ज़रूरी होता है। राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन।
आपको ये इम्पोर्टेंस ही लिखनी है कि क्यों इतना ज़रूरी है और हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए इसे। देखिए, अकॉर्डिंग टू अली जावेद, द सिग्निफिकेंस ऑफ रेन, वाटर, फूड एंड एयर आर 3 थिंग्स दैट एवरीवन नीड्स टू सर्वाइव। अब यहाँ पर ये एक अली जावेद का लिखा हुआ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेन की मतलब रेन की ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। इसके अनुसार वाटर, फूड एंड एयर मतलब ये कितना ज़रूरी है, खाना, हवा और पानी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे दैट एवरीवन नीड्स टू सर्वाइव। चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, और इंसान तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए कि उनको हवा, खाना और पानी ये सब चाहिए जीवित रहने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, है ना। वाटर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेदर कॉम्पोनेंट, और जो वाटर होता है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेदर कॉम्पोनेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण। रेन इज़ द मोस्ट एडवांटेजेस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, हाउएवर वी रिसीव वाटर इन अदर फॉर्म्स एज वेल। यानी सबसे एडवांटेजियस क्यों होता है रेन वाटर? एक्चुअली पानी हमें सिर्फ रेन वाटर से नहीं मिलता, इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन में के अंदर जो पानी होता है, दैट इज़ अगेन कि जो वेल वाटर जिसको हम कह सकते हैं, कुएं का पानी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से और भी ज़रिए हैं जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। रेन वाटर इज़ नॉट द ओनली फॉर्म, लेकिन सबसे एडवांटेजेस और सबसे सरल तरीका होता है, सबसे सरल, जिसमें हमें अपने आप से कुछ भी मतलब हमें कुआं खोदने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पानी अगर बरस रहा है, हमें सिर्फ हमारे नदियों का सम्मान करना है, उन्हें ख़राब नहीं होने देना है, दैट्स इट। उन्हें दूषित नहीं करना है। ऑलरेडी जो नदियाँ हैं उन्हें पल्यूट करके उसके अंदर चाहे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हों या इस तरीके के जो भी रीज़न्स होते हैं, कभी धुएं से, कभी कचरे वगैरह से, इन सब से हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी नदियाँ या तालाब हैं उस पानी को पोल्यूट कर देते हैं। तो पानी बरस भी रहा हो, कितना भी आ रहा हो, लेकिन वो ख़राब हो जाता है, इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। तो जो पानी हमें बहुत आसानी से मिल रहा है, मुफ्त के भाव में मिल रहा है, हम वाकई में उसकी कद्र ही नहीं कर रहे हैं, राइट। Rain assists in the harvesting of our crops, which provides us with sustenance. No crops would grow without rain and we would die. इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो खेत जोतने के लिए भी जो खेत के अंदर फसल होती है वो कैसे फसल हो सकती है अगर सही बारिश ना हो। तो हमें जो खेतों के अंदर फसल के लिए पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो खेत खलियान नहीं फल फूल सकते। इसके अलावा अगर फसल नहीं होगी या क्रॉप्स नहीं होंगे तो मतलब अगर धान, जिसको कहना चाहिए धान, अगर नहीं होगा, धान बेसिकली चावल को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉप्स के बारे में जो बात है वो है कि कोई भी फसल हो, चाहे वो धान की हो, गेहूँ की हो, कोई भी फसल हो, वो नहीं ही बन पाएगी। और अगर अनाज ही नहीं होगा तो लोगों को भी खाने को क्या मिलेगा। कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली तो फार्मर्स की फैमिली नहीं है, तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, हम थोड़ी खेत जोतते हैं, हमें थोड़ी फसल चाहिए। बेटा, जो किसान होता है, वो जो खेत में काम करता है, वो सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं, वही अनाज पूरे देश और दुनिया में जाता है। तो अगर फसल सही नहीं होगी तो अनाज किसी को भी एक समय ऐसा ही आ जाएगा कि अनाज रहेगा ही नहीं फिर तो, ठीक है। इसलिए भी बारिश बहुत ज़रूरी है। Also, as humans require clean air to breathe, falling raindrops remove the dust from the air, making it cleaner. यानी यहाँ पर जो बारिश होती है, बारिश सिर्फ ये मत सोचिए कि पेड़ पौधों पर जमी हुई धूल को ही साफ़ करती है। इनफैक्ट पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन कर देती है, साफ़ सुथरा कर देती है। इनफैक्ट जितना पोल्यूशन, धुआं वातावरण में होता है वो भी क्लीन हो जाता है अगर प्रॉपर बारिश होती है तो यानी जो रेनफॉल होता है वो हमारे जो एयर होती है उसको भी क्लीन करती है, जो हम सांस लेते हैं उसे क्लीन करती हैं। तो यानी हमें हर तरीके से, चाहे वाटर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, उससे भी बचाने में बहुत कारगर होती है रेनफॉल। और अगर हम उसको ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, एडमायर नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। The climate of some places is largely influenced by rainfall. The moisture in cloud system is replenished as a result of its existence in the atmosphere. Replenished का मतलब होता है
टू फिल बेसिकली, कि एक जगह से अगर जैसे मान लीजिए पेड़ काट दिया है एक जगह से, तो उसकी जगह दूसरे पेड़ लगाना, उसे ये प्रोसेस हो गई रिप्लेनिश करना, ठीक है। अब देखिए कुछ जगह का क्लाइमेट ऐसा होता है जो बारिश की वजह से काफ़ी हद तक असर पड़ता है, मतलब बारिश होने का असर पड़ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। The moisture in cloud system is replenished as a result of its existence in the atmosphere. The most well-known and most important effect of rainwater is to provide us with water to drink. Without rain, there would be no life. अब ये आई थिंक समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि पानी कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो भूल जाइए, कि कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए भूल जाइए ये सब। पानी पीने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो हम जानते हैं ना। तो अगर रेन वाटर नहीं होगा, नदी झरनों में यहाँ पानी नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो यही पड़ेगा कि पीने का पानी है वही हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए हमें रेन वाटर हो या इसके अलावा जैसे ग्राउंड वाटर या कहीं भी वाटर हो, एक बूंद भी वेस्ट नहीं करना होता है स्टूडेंट्स। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट इज rain is an eternal process benefiting mankind. Contrast it with human life which is short-lived on this earth. Should we disturb these eternal elements of nature? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रेन जो है वो एक इटर्नल प्रोसेस है, यानी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और वो किसे बेनिफिट करती है? इंसानियत को, हम सब लोगों को, ह्यूमंस को, ठीक है, सारे इंसानों को बेनिफिट करती है। कॉन्ट्रास्ट इट विद ह्यूमन लाइफ विच इज़ शॉर्ट लिव्ड ऑन दिस अर्थ, यानी ये जो वाटर साइकिल है वो तो नेवर एंडिंग है, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है उसका तो अंत हो सकता है ना। वो तो ऐसा नहीं है ना कि इंसान, तो ऐसा नहीं है ना कि अमर ही रहे। तो बेसिकली इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करना है एक दूसरे के साथ। शुड वी डिस्टर्ब दीज इटर्नल एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यानी अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अमर नहीं हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे ये सोच लेना चाहिए कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जब तक पानी को इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना, मेरी फ्यूचर जनरेशन्स को अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसके बारे में क्या मैं नहीं ही सोचूं? जी नहीं। बीइंग ह्यूमन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस बारे में दिमाग लगाऊं, इस बारे में सोचूं कि मैं अगर आज पानी वेस्ट कर रही हूं तो मेरे आने वाली जनरेशन्स को और पीढ़ियों को वो पानी नहीं मिलेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सोचना, राइट। तो इसी को कॉन्ट्रास्ट करना है कि जो इंसान है, चूँकि वो तो मर जाएंगे एक दिन, सब वो तो अमर नहीं रहते, तो क्या सोचते हैं कि पानी हमें जितना इस्तेमाल हो रहा है हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वेस्ट कर रहे हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि नदियाँ ख़राब हो रही हैं तो होती रहेंगी, रेनफॉल कम हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो हमारी ज़िंदगी जी चुके हैं। लेकिन वाटर साइकिल अनंत काल तक इसलिए चलती है क्योंकि उसे हर एक पीढ़ी को, हर एक जनरेशन को पानी देना होता है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The poem The Voice of the Rain brilliantly depicts the rain's ongoing activity which to human ears sounds like melody since it meets our needs। यानी इस पोम के अंदर बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से पूरी हो रही है, इंसान हम सभी को बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि जिस बारे में बताया गया है कि रेन क्या क्या काम करती है तो हम खुश होते हैं ना कि अच्छा रेन ये भी करती है, रेन ये भी करती है, कितना बेनिफिशियल है, तो हम खुश हो जाते हैं, राइट। It is an ongoing process that supports human life and gives us access to food, clean air and greenery। अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, और इस प्रोसेस की वजह से ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुली जीती है। ह्यूमन सिर्फ मैं या आप नहीं, हमसे पहले भी जो रहे और जो आगे आने वाले हैं उन सबके बारे में बात हो रही है कि हमें सपोर्ट करती है रेन, राइट, एंड गिव्स अस एक्सेस टू फूड, चाहे खाना हो, चाहे साफ़ शुद्ध हवा हो, वातावरण हो, या ग्रीनरी हरियाली हो चारों तरफ, इस सब को जीवन दान कौन देता है? रेन दे रही है। Our life on the other hand are transient, जबकि हमारी लाइफ जो है is it permanent? No, it is not। हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है, लेकिन रेन इज़ परमानेंट। ये जो प्रोसेस है that is permanent। We spent a little time here on earth before leaving without having made any lasting impact. However, people engage in destructive behaviors that disrupt
that may disrupt these timeless natural processes out of greed and self interest। यानी इसका मतलब ये है कि खुद के मतलब के लिए, खुद के लालच के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करना या इस तरीके के काम करना जिसकी वजह से ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की वजह से संभव ही नहीं, डेफिनेटली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भुगतेंगी इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें प्रॉपर रेन नहीं मिलेगी। और रेन नहीं मिलने का मतलब है पानी नहीं होना, और पानी नहीं होने का क्या अर्थ है, वो कितना नुकसान हो सकता है, ये हम सब बहुत भली भांति जानते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अपने लालच के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ भी करना और ये नेचुरल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर देना, डिस्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना ही, राइट, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। Nature must teach us something. We must avoid upsetting the natural order if we wish to live in harmony with one another. Otherwise, the entire human race will be at risk. यहाँ बेसिकली बताया गया है कि नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और नेचर से कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? बेसिकली जो नेचर है, प्रकृति है, सब चीज़ों को, सब एलिमेंट्स को अपने में समाये हुए है, और अगर हम प्रकृति की इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो प्रकृति भी पलटकर जवाब ज़रूर देगी। ये जो बाढ़ आती है तो ऐसे अक्सर कहा जाता है कि कहर बरसा, कुदरत जो है कहर बरसा रही है, राइट। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअल में कुदरत कहर नहीं बरसा रही है, हमने कुदरत के साथ बहुत अन्याय किया है। बाढ़ आती है जिसमें सारे घर बह के चले जाते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि हमने हमारे घरों को या तो डूब क्षेत्र में बनाया होता है या ऐसी जगह पर बनाया होता है जहाँ बनाने की इजाज़त ऐसच होती ही नहीं है। तो ये भी हमें सोचना है कि हमें भी नदियों के रास्ते में नहीं आना है, वरना हम उनके साथ चले जाएंगे। बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे इंसान की गलती ही है। किसी एक व्यक्ति का घर अगर इस तरीके से किसी बाढ़ में चला गया तो ये कहना कि नहीं वो व्यक्ति की ही गलती है, जी नहीं, ये नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो मतलब जनरल वे में जो हम इंसान हैं, हमने नेचर की या प्रकृति की वो इज़्ज़त या वो सम्मान नहीं किया जो हमें करना चाहिए। जितना चीज़ें, जितना प्रकृति ने हमको दिया है, हमें बस उसका वैल्यू करना था, दैट्स इट। क्या हम करते हैं? नहीं, पानी वेस्ट करते हैं, दूषित करते हैं, पानी को पोल्यूट करते हैं, उसमें कचरा डालते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और अगर यही करते रहे तो फाइनली ह्यूमन रेस विल बी एट रिस्क, यानी इंसानियत मतलब जितने भी इंसान हैं, जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। We must learn a lesson from such eternal processes and do something good for humanity at large। और ये जो natural processes है ना, जो we must learn eternal processes जो है, जो natural processes है, जो अनंत काल तक चलती रहती हैं, बिल्कुल सेल्फलेस होके, ये सोचे बिना कि उन्हें क्या मिलेगा, हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए कि आगे की भविष्य में भी जो पीढ़ियाँ आएंगी उनको फ़ायदा हो सके। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करना कि हमारे लिए बस पानी सफिशेंट हो जाए तो हो गया, बस ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इट्स रॉन्ग एंड इट्स वेरी रॉन्ग। वी मस्ट लर्न हाउ टू save our lives, but we must learn how to protect the future of future generations, right students, clear है? I hope यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो I hope students यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है एंड। होपफुली सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, राइट स्टूडेंट्स। अब ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कुछ स्पेशल कोर्सेज जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, राइट। आपको कुछ भी पे नहीं करना है इनके लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन इंग्लिश मीडियम को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है, एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री एजुकेशन। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इसके अलावा
ई नोट्स और ई बुक्स भी हमारे पास होते हैं। ये ई बुक्स और ई नोट्स आपको मिलेंगे कैसे? आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको इन दोनों के ही लिंक्स दिए गए हैं। जैसे ही उन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप उन्हें किस तरीके से पा सकते हैं, राइट। ई नोट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होने के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो करें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। चाहे लाइव से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड अपडेट हो, कौन सी क्लास, कौन सा सब्जेक्ट, सबसे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आसानी से मिल जाएगी और आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर कोई डाउट कभी नहीं रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आखिर में एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और डाउट होने पर पूछ लीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।